गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, जिसमें हम अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके थे। फिर हमने समीकरण के बारे में पढ़ा, समीकरण के हल के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड के बारे में, जिसके बारे में भी हमने पिछली क्लास में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लिया था। गुणनखंड हम निकालने वाले हैं अब किस विधि से? तो सार्व गुणनखंडों की विधि से। सबसे पहले हमें पता है कि गुणनखंड क्या होता है, तो एक बार इसको फिर से ध्यान से सुन लीजिए। जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे, पिछली क्लास में नहीं थे, अभी सुन ले ध्यान से कि गुणनखंड क्या होते हैं। तो गुणनखंड का मतलब होता है किसी बड़ी संख्या को छोटी संख्याओं के गुणा में तोड़ के लिखना। क्या करना? मान लो कोई मेरी बड़ी संख्या है। कैसी संख्या है? बड़ी संख्या है। उसके अगर मुझे गुणनखंड निकालने हैं तो उसको मैं क्या करूंगी? छोटी छोटी संख्याओं के गुणन में मैं उसको लिखूंगी, तो वही उसके गुणनखंड कहलाते हैं। गुणन मतलब गुणा, छोटी छोटी संख्याओं के गुणा में। ठीक है, एक बड़ी संख्या है तो उसको मैंने लिखा एक छोटी संख्या, गुणा एक और छोटी संख्या होगी जिससे गुणा करने पर हमें हमारी बड़ी संख्या मिल रही होगी। एग्जाम्पल भी करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पर भी छोटी संख्या। ठीक है, अब ये गुणनखंड कैसे होने चाहिए बच्चों? तो ये गुणनखंड होने चाहिए अभाज्य गुणनखंड। कैसे होने चाहिए? अभाज्य गुणनखंड। क्या होते हैं अभाज्य गुणनखंड? तो वो भी हम यहाँ पे फटाफट से बात कर लेते हैं इसके बारे में। अभाज्य गुणनखंड होते हैं बच्चों जो जिनमें हम इन छोटी संख्याओं की जगह पर सिर्फ अभाज्य संख्याओं का ही इस्तेमाल करेंगे, उन्हें हम कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो वो भी ध्यान से देख लीजिए। अभाज्य संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने ही पहाड़े में आती हैं, या ऐसा कहें कि जो सिर्फ अपने आप से ही पूरी तरह से भाग होती है। जैसे कि 2, इस पूरे गणित में कोई और ऐसी संख्या नहीं है जो 2 को पूरी तरह से भाग कर पाए। ठीक है, और 3 के लिए भी ऐसी कोई संख्या नहीं बनी है, 5 के लिए भी नहीं बनी है। क्या 4 के लिए बनी है? तो हाँ, 4 जो है वो खुद से तो भाग होता ही होता है, साथ में वो 2 से भी भाग होता है। तो इसका मतलब 4 के लिए 2 संख्याएं बनी है जिससे ये भाग हो जाएगा, लेकिन 2, 3 और 5 के लिए ऐसी कोई संख्या नहीं बनी है। तो उसी तरह से 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है, 13, 17, 19, 23 ये सभी हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो जब हम बात करते हैं गुणनखंड की, तो कोशिश कीजिएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड ही निकालें। ठीक है, तो अब देखते हैं उदाहरण के रूप में कि क्या होती है बड़ी संख्या, कैसी होगी छोटी संख्या, कैसे हम गुणनखंड निकालेंगे। तो मान लो मैंने यहाँ पर एक संख्या लिख ली है 24। ठीक है, मैंने कहा कि इस 24 के आप गुणनखंड कीजिए। कैसे गुणनखंड कीजिए? तो अभाज्य गुणनखंड कीजिए। किसके? इस 24 के। तो अगर मैं आपको ऐसा ना कहूं कि आप इसके अभाज्य गुणनखंड करो, तो आप इसको डायरेक्ट तोड़ के लिख दोगे 6 गुणा 4। ठीक है, आप इसको लिख दोगे 6 गुणा में 4। तो ये 24 के गुणनखंड है। क्या है ये? 24 के गुणनखंड है। आप इसको 6 चौके 24 लिख लो, आप इसको 12 गुना 2 लिख लो। ठीक है, उन सभी को हम कहेंगे कि ये इसके गुणनखंड है। और इसके गुणनखंड लिखूं तो देखो 12 गुणा में 2, तो 12 दूनी भी 24 होता है ना। दूसरा गुणनखंड हमें इसके ये मिल गए, पहले हमें ये मिल गए। लेकिन जब बात करते हैं हम अभाज्य गुणनखंड की, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले जाएंगे? मैंने कहा अभाज्य गुणनखंड अगर कभी निकालने हैं तो आप सिर्फ इन संख्याओं का ही इस्तेमाल करोगे। तो चलिए करते हैं शुरू, निकालते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। किसके? तो 24 के। 24 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और इसके अभाज्य गुणनखंड अब हम निकालेंगे तो ऐसे एक टेबल बनाया जाता है, ऐसे हम इसको लिखा जाता है। ठीक है, और इसके गुणनखंड बनाने के लिए मुझे इन्हीं संख्याओं में से किसी संख्या को लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या को। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 लिया, 2 से इसको भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर मैं दोबारा, अब देखो ये जो 12 है, ये 12 वैसे तो 6 से भी भाग हो सकता है, 4 से भी भाग हो सकता है, 3 से भी भाग हो सकता है, लेकिन हम अभी भी 2 का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड जब हम निकालते हैं तो उसका एक रूल होता है कि जब तक सबसे छोटी अभाज्य संख्या भाग देना बंद ना कर दे, तब तक आप उससे बड़ी अभाज्य संख्या को नहीं ले सकते। ठीक है, जब तक क्या ना हो, ये छोटी अभाज्य
संख्या 2 है, जब तक 2 से भाग होना बंद नहीं हो जाएगा तब तक हम अगली संख्या को नहीं ले पाएंगे। 2 से भाग किया 12 आ गया, दोबारा से 2 से भाग कीजिए तो 2 छिके 12, से भाग कीजिए 2 तिया 6। अब बताइए क्या अब मैं फिर से यहाँ पर 2 लूंगी, हाँ या ना? नो मैम। नो मैम, यहाँ 3 लेंगे। हम 3 प्ले करेंगे। क्यों 3 लेंगे? क्योंकि 2 ने अब भाग देना बंद कर दिया। 2 ने कहा कि मैं तो 3 को भाग नहीं दे सकता, तो कौन है जो 3 को भाग दे सकता है? वो तो 3 ही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ले लिया 3 और 3 एकम 3। तो जैसे ही आपके पास इधर 1 आ जाता है वैसे ही आप अपने गुणनखंडों को करना रोक दोगे और यही आपके अभाज्य गुणनखंड कहलाए जाएंगे। तो जब हमने देखा कि 24 के सिर्फ अगर गुणनखंड की बात हो रही थी तो 6 चौके 24 भी, 6 गुना 4 भी उसके गुणनखंड थे, 12 गुना 2 भी गुणनखंड थे। लेकिन जब 24 के अभाज्य गुणनखंड की बात हुई, इसकी अभाज्य गुणनखंड की, तो अभाज्य संख्या ही हमें उसमें नजर आएंगी। देखते हैं कौन कौन सी अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन आया। 1 बार 2, दूसरी बार 2, तीसरी बार 2 और चौथी बार 3। तो ये है आपके 24 के अभाज्य गुणनखंड। तो जब भी आपको किसी चीज के गुणनखंड ज्ञात करने होंगे तो आप बस यही कोशिश करना कि आप उसके अभाज्य गुणनखंड ही ज्ञात कर सके। बहुत इजी होते हैं अभाज्य गुणनखंड, बस अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल करते करते उनके गुणनखंड बनाओ और आपके अभाज्य गुणनखंड जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है गुणनखंड। कैसे किया जाता है? बड़ी संख्या को हम छोटी छोटी संख्याओं के गुणा के रूप में लिखते हैं। जिन बच्चों ने क्लास को अभी भी ज्वाइन किया है, बच्चों फटाफट से करते हैं इसका रिवीजन, क्योंकि आपने अभी भी क्लास को ज्वाइन किया है। तो देखिए, और कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। हमने अभी पढ़ा कि गुणनखंड क्या होते हैं, तो किसी बड़ी संख्या को छोटी छोटी संख्याओं के गुणा में लिखना, इसी को गुणनखंड कहा जाता है। और जब आपको किसी के गुणनखंड निकालने के लिए कहा जाए तो आपने कोशिश करनी है कि आप उसके अभाज्य गुणनखंड ही ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? तो जिस बड़ी संख्या के गुणनखंड बनाने के लिए जब हम अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे? अपनी अभाज्य संख्याओं का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसे हम कहेंगे कि ये हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल कर आए हैं। ठीक है, एक होते हैं सिंपल गुणनखंड, एक होते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन्हें कोई नहीं भाग दे सकता अपने अलावा। ये सिर्फ अपने आप से कट होती हैं, अपने आप से भाग होती हैं और एक से भाग होती हैं और किसी से भाग नहीं होती। चाहे तो चेक कर लीजिए, 7 को आप 7 से ही काट पाओगे, 19 को 19 से ही काट पाओगे, 23 को 23 से ही काट पाओगे। पर बात करें 12 की, तो 12 को आप 2 से काट लो, है ना? 2 से काट सकते हो, 3 से काट सकते हो, 4 से काट सकते हो, हो। तो इसको हम कहते हैं कि ये भाज्य संख्या है, ये अभाज्य नहीं है। और अगर आपको और ज्यादा इजी डेफिनेशन चाहिए, आपको ट्रिक चाहिए अभाज्य संख्याओं को याद करने के लिए, तो ऐसी संख्याएं बच्चों जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही पहाड़े में आती हैं, उनको भी हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 5, 5 आपको उसके ही पहाड़े में दिखेगा। क्या 5 कभी आपको 2 के पहाड़े में दिखा? नहीं दिखा। 3 के पहाड़े में दिखा? नहीं दिखा। 4 के पहाड़े में दिखा? नहीं। 5 तो अपने ही टेबल में आता है, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 11 एकम 11। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप इनको याद रख सकते हो। फिर हमने बात की कि गुणनखंड, साधारण गुणनखंड कैसे दिखते हैं। तो साधारण गुणनखंड बच्चों इस तरह के होते हैं कि मैंने 24 को बस 2 संख्याओं के गुणा में तोड़ के लिख दिया, तो ये हो गए इसके साधारण गुणनखंड। 6 गुणा 4 भी गुणनखंड इसका है, किसका? 24 का। 12 गुना 2 भी गुणनखंड है, किसका? 24 का। लेकिन जब हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड की, तो हम सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याओं का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो, मैम ये जो 3 मल्टीप्लाई 8 भी हो सकता है ना? 8 मल्टीप्लाई बाय 8 कौन सा बेटा? 24 का? यस मैम, 3 मल्टीप्लाई 8। मल्टीप्लाई 8 वो भी हो सकता है। यहाँ पे मैं इसको लिख लेती हूँ, क्योंकि 8 3 भी 24 होता है, 3 गुना में 8, तो ये भी इसका साधारण सा गुणनखंड है। लेकिन मैम बात करें किसी भी अभाज्य संख्या गुणन, को ले सकते हैं ना? जी बेटा, किसी भी संख्या को ले सकते हैं ना? हाँ मतलब हाँ, पर गुणा करके 24 ही आना चाहिए। ठीक है, ओके मैम।
लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप अभाज्य गुणनखंड ही निकालें, क्योंकि जब हम सार्व गुणनखंड ढूंढेंगे तो अभाज्य गुणनखंड हमारी बहुत अच्छी मदद करते हैं। ठीक है, तो देखो अभाज्य गुणनखंड भी फटाफट से सीख लीजिए, फटाफट से इसका रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे हम। इसमें सिर्फ अभाज्य संख्याओं को ही लेना है। मुझे पता है कि 24 तो 6 से भी भाग हो सकता है, लेकिन क्या 6 अभाज्य संख्या है? ध्यान से देखिए, क्या अभाज्य संख्या की कैटेगरी में मुझे 6 नजर आया? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 6 को नहीं ले सकती। तो फिर क्या लिया जाए? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कि हमारे पास है 2। ठीक है, तो मैंने 2 को लिया, 2 से काटा तो 12 आ गया। अब 12 जो है वो तो 3 से भी कट सकता है, कट सकता है। तो फिर मैंने 2 के 3 के बजाय यहाँ पर 2 क्यों लिया? क्योंकि अभाज्य गुणनखंड जब निकालोगे तो उसका एक नियम होता है, जब तक सबसे छोटी अभाज्य संख्या भाग देना बंद ना कर दे तब तक आप अगली संख्या की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो जब तक यहाँ पर 2 से भाग देना बंद नहीं हुआ तब तक हमने 3 को नहीं लिया। ठीक है, 2 से किया, 2 6 12, 2 3 6। अब इस स्टेप पे आकर के ये 2 से भाग नहीं हो पाता, इसलिए मुझे यहाँ पर लेना पड़ा 3, और 3 एकम 3, एंड में मेरे पास बच गया है 1। तो बस यहीं पे मैं अपने गुणनखंड को रोक के ये चारों इसके अभाज्य गुणनखंड कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे इनको आपने लिखना है। तो ये तो रही संख्या की बात कि संख्या के गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई चर हो तो उनके गुणनखंड कैसे किए जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा x की घात 3, तो बताइए इसका गुणनखंडन आप कैसे करोगे? मैम x गुना 3 बार करेंगे। ठीक है, x को हम 3 बार गुणा करेंगे। पहले x लिख लो, कितनी बार? 3 बार। क्यों मैंने इसको 3 बार लिखा? क्योंकि इसकी घात में 3 है। क्योंकि क्या मैम है? x की पावर 3 थी। ठीक है, इसकी पावर 3 थी, x की घात में 3 था, इसलिए हमने x को लिख दिया 3 बार और बीच में लगा देंगे गुणा का निशान। तो ऐसे इसके गुणनखंड किए जाते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर अगर x हो, y हो और z हो तो इसके गुणनखंड कैसे करेंगे? x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। बिल्कुल सही, x गुणा y गुणा z। इसमें हम बिल्कुल सिंपली ऐसे कर लेते हैं, लेकिन घात अगर आ जाए तो घात को ऐसे हम खोल देते हैं। ठीक है, तो अभी अगर ऐसा हो, देखिए x की घात 3, y की घात 2 और z अकेला, तो कैसे करेंगे? मैम x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y को 2 x मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में z। अब अपना आंसर दीजिए, पर चिल्लाना नहीं है, नहीं तो हम यहीं सबके माइक ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो क्लास चलिए, तो ऐसे लिखा जाएगा इसको। x की घात 3 थी तो x को 3 बार लिखा, y की घात 2 थी तो y को 2 बार लिखा, z की घात ही नहीं थी तो z को हम सिर्फ 3 बार लिखा। बेटा माइक ऑफ करें, इंद्रेश जी के नाम से जो भी है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो ऐसे किया जाते हैं चरों के गुणनखंड। अब बात करते हैं कि चर भी हो और संख्या भी हो तो उसके गुणनखंड आप कैसे करेंगे। मान लो 9 है, x की घात 4 है और y है, इसके गुणनखंड करके बताएं। 9 गुणा में 4 3 x की गुना 4 बार और y। ठीक है, देखो तो होता क्या है, जिन्होंने पहले कहा उन्होंने भी ठीक कहा था, जिन्होंने अभी कहा उन्होंने भी ठीक कहा है। लेकिन पहले उसमें क्या होगा कि जब आपके पास बच्चों संख्या भी आती है और आपके पास चर भी आते हैं तो क्या करना होता है, हमने पहले संख्या के गुणनखंड करो, 9 के गुणनखंड करो, 9 के गुणनखंड 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 3 गुना 3 x को तोड़ो 4 बार, 4 बार x को तोड़ो, और y एक ही बार है तो y को हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो ये है आपके किसी भी पूरे टर्म की बात करें, पूरे पद की बात करें तो ऐसे उसके गुणनखंड किए जाते हैं। पहले अपनी संख्या को तोड़ो और फिर अपने चरों को। ठीक है, तो अभी ऐसा हमने इसको सीख लिया करना। अभी हम करते हैं बात कि सार्व गुणनखंड क्या होते हैं। पिछले क्लास में भी किया था, इस बार भी थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अच्छा अभी शायद एक क्वेश्चन है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है तो उसको पहले आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए सीख लेते हैं सार्व गुणनखंड क्या होते हैं।
सार्व गुणनखंड ऐसे गुणनखंड होते हैं, सबसे पहले तो सार्व का मतलब समझ लीजिए, सार्व का मतलब होता है बच्चों कॉमन। क्या मतलब होता है? कॉमन। जैसे कि आप सभी बच्चों में भी एक चीज कॉमन है, वो चीज क्या कॉमन है कि आप सभी 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आप सभी किसके स्टूडेंट है? 9th क्लास के स्टूडेंट है। और एक सभी बच्चों में तो कॉमन नहीं होगी, लेकिन कुछ कुछ बच्चों में कॉमन होगी। वो चीज क्या है? वो ये है कि भले ही आप सभी 9th क्लास के बच्चे हैं, लेकिन आप सभी के जो सेक्शन है ना, वो सभी बच्चों के तो सेम नहीं होते। कुछ बच्चे सेक्शन ए बी में होंगे, कुछ बच्चे सी में, कुछ बच्चे डी में। तो अगर हम चारों सेक्शन के बच्चों की बात करें तो उनमें एक चीज कॉमन है कि वो 9th क्लास के बच्चे हैं। अगर हम सेक्शन बी के बच्चों की बात करें तो इनमें दो चीजें कॉमन है, एक कि ये 9th क्लास के हैं, दूसरा कि ये सेक्शन बी के हैं। ठीक है, तो उसी को हम कॉमन बोलते हैं, जो सभी में कॉमन हो। जैसे कि इसको अगर हम गणित में सीखें, बेटा एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें, आवाज रुक रुक के अगर आ रही है तो क्लास को लेफ्ट करो, ठीक है, और फिर से ज्वाइन करो। एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लें जिनको भी वॉइस में इशू है। तो वैसे ही बात करें अगर हम सार्व गुणनखंड की, तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 5x, 9x स्क्वायर y, 10x की घात 3, तो इन तीनों में क्या चीज कॉमन है उसको हम लिखेंगे कि वो उसका सार्व गुणनखंड या फिर सार्व चीज है। लेकिन किसमें? तो तीनों में। अगर यहाँ पे ऐसा होता, मान लीजिए, अभी आप मुझे पहले ये बताओ कि आपको इन तीनों में क्या चीज कॉमन दिख रही है? 1x। एक्स। ठीक है, एक्स इसके पास भी है, एक एक्स इससे भी निकल जाएगा, एक एक्स इससे भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स कॉमन है। और बात करें अगर आपके पास ऐसा होता, मान लो ये 10 है और यहाँ पे मैं इसको बस 10 ही रहने दूं, तो क्या अभी भी आप कहेंगे कि जो कॉमन चीज है वो एक्स है? क्या ऐसा आप अब 1 होगा। नहीं कहेंगे? क्यों? क्योंकि जो चीज तीनों के पास होती है उसी को कॉमन लिया जाता है। अगर किसी एक के पास भी ये चीज मिसिंग है तो उसको हम कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पर हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, जिसके पास कुछ कॉमन नहीं होता उसको 1 मिलता है। है एक। इसकी बात करें तो यहाँ पे एक कॉमन है। ठीक है, तो बस आपने अभी कॉमन चीजें ढूंढ के निकालनी है। तो एक क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे पोल में। अच्छा, मैं आपको देती हूँ 5x, 6x की घात 2, 3xy। बताइए इसमें क्या चीज कॉमन है? ठीक है, सिर्फ x आप कह रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूं, अब बताएं। मैम 3 मल्टीप्लाई एक्स। 3 मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, वेरी गुड। कैसे है तो चलिए देखते हैं कैसे पता लगाया जाता है। पहले इसके गुणनखंड की, बेटा माइक ऑफ करें, किसी का माइक ऑन है, फिर आवाज टकराती है आपस में, इसलिए बच्चों को वॉइस नहीं पहुंच पाती है मेरी। ठीक है, तो बस अभी देखें, अभी माइक ऑफ रखा करें। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 3 और x को तोड़ेंगे, इसके गुणनखंड बनाएंगे। 3 के गुणनखंड तो नहीं बन सकते और x के भी नहीं बन सकते, तो इसको लिखेंगे हम 3 गुणा में x। ठीक है, बात करते हैं अगली। तो 6 और x स्क्वायर को तोड़ो। 6 को तोड़ के मैं लिख सकती हूँ 2 गुणा में 3, और x की घात 2 को मैं लिख सकती हूँ x गुणा में x, है ना। और बात करते हैं तीसरे की। 3xy को तोड़ के मैं लिख सकती हूँ 3 गुणा x गुणा y। अब हमने देखना है ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तीनों के पास है। 3 इसके पास, तीनों के पास 3 है। 3x। हाँ, 3x। माइक ऑफ आंसर देने के बाद पहली चीज तो 3, और दूसरी चीज देखो तो इसके पास भी एक x है, इसके पास एक x है, इसके पास भी एक x है, तो 3 मल्टीप्लाई x कॉमन होगा। हाँ, आप इसको 3 मल्टीप्लाई x भी लिख सकते हो, 3 गुणा में x, और इसको गुणा कर दोगे तो उत्तर आएगा 3x। तो ये आपका आंसर आ गया, इसमें कॉमन है। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं अभी पोल सेक्शन में। अभी के लिए आपकी चैट कर देते हैं ऑफ। ध्यान रहे बच्चों, पोल में जब आंसर देना है तो वो आपका टेस्ट होता है, इसलिए कोई भी माइक ऑन करके आंसर नहीं देगा। ये टेस्ट है, उम्मीद है कि आप किसी को भी आंसर ना बताएं, कोई भी चीटिंग ना करें। ठीक है, टेस्ट को टेस्ट की तरह ही ले। चलो, तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि 2m,
2m की घात 2 और 4m, इन तीनों में एक चीज है कॉमन जिसको हम कहेंगे सार्व, वो कौन है वो आपने बताना है। लेकिन पोल में आंसर कैसे देना है मैं आपको बताती हूँ, अभी अभी बस थोड़ा सा इंतजार करें, तब तक इसका आंसर निकालिए। थोड़ा सा इंतजार बच्चों, 1 मिनट। ये पोल आपको अभी नजर आ रहा होगा, तो जिन बच्चों को नहीं पता कि पोल में आंसर कैसे देना है वो यहाँ पे ध्यान से देखें। आपको आपकी स्क्रीन पे 3 डॉट दिख रहे होंगे, नीचे 3 बिंदु, उन पे क्लिक करो। उसके बाद आपको बहुत से ऑप्शन दिखेंगे जिसमें से आपने जाना है एक्टिविटीज के ऑप्शन पर, ठीक है। एक्टिविटीज के ऑप्शन पे जाएं, जहां पे एक त्रिभुज बना है, वर्ग बना है, सर्कल बना है, उस पे क्लिक करें। उसके बाद आपको दिखेगा बच्चों कुछ ऐसा, वन पोल एक्टिव, जो यहाँ पर लिखा है वन पोल एक्टिव, उस पे क्लिक करें। फिर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, उन 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको लगता है कि ठीक है उस पे क्लिक करो, फिर वोट पे क्लिक करो, ठीक है। तो आपका आंसर मुझे मिल जाएगा। यहां पर आपको बस ऑप्शन दिखेंगे, किस ऑप्शन में क्या लिखा है वो आपको स्क्रीन पे जाके ही देखना होगा। तो चलिए अभी अपना अपना आंसर दे दीजिए। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं क्लास में, मैं देख पा रही हूं। तो क्लास में हमारे पास है अभी 38 स्टूडेंट। 38 बच्चों में से 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 18 बच्चों के आंसर आ रहे हैं, शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 38 स्टूडेंट क्लास में है बेटा, अभी कैमरा ऑफ रखें, कैमरा ऑफ रखें। 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 18 बच्चे अभी भी रहते हैं। चलिए 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं। अगर किसी को नहीं समझ आया कि कैसे आंसर देना है पोल में, तो माइक ऑन करके मुझसे पूछिए, लेकिन बाकी कोई माइक ऑन नहीं करेंगे अभी के लिए, ठीक है। आंसर दे रहे हैं बहुत से बच्चे। 22 बच्चों के आंसर आ गए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कौन है जो इसमें सार्व है वो आपने ढूंढना है और अपना आंसर बताना है। किस ऑप्शन में क्या लिखा है वो आपको पहले से ही देख के जाना पड़ेगा पोल में, उसके बाद फिर अपना आंसर आप दे देना, ठीक है। तो 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अभी 15 बच्चे शायद रहते हैं, 15-16 बच्चे। 23 बच्चों के आंसर आ गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए सभी बच्चे कोशिश जरूर कीजिए अपना आंसर देने की, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसने आंसर पोल में नहीं दिया हो। आंसर दे दिया तो हैंड रेज कर लो। सोनवी बेटा आंसर दे दीजिए। और किस किस के हैंड रेज नहीं है? आनंद बेटा आप भी आंसर दे दो। अच्छा आपने दे दिया है। सीताराम जी के नाम से जो है बेटा आंसर दे दीजिए। खुशी आंसर दे दो। अच्छा खुशी ने दे दिया है। एक तो बहुत से बच्चे, तो आपके हैंड यहाँ पे देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है अभी के लिए। मैं देखती हूँ कितने बच्चों के आंसर आए, ठीक है। अभी 1 मिनट। 28, वेरी गुड। 28 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, बहुत बढ़िया। अभी शायद 10 बच्चे रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर दे दीजिए। करते हैं हम 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो आंसर दे देना, क्योंकि उसके बाद पोल जो है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 30 बच्चों ने आंसर दिए थे, जिसमें से 16 बच्चों ने किस ऑप्शन को टिक किया है? आंसर बी। ठीक है, तो अब इनके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक होना चाहिए। कितने बच्चों ने? 16 बच्चों ने। 30 बच्चों के आंसर आए थे, तो मतलब कि 14 बच्चों ने ए, सी या डी को अपना आंसर माना है, ठीक है। तो अभी करते हैं इसको सॉल्व, देखते हैं कौन सा आंसर जो है वो सही होना था। सबसे पहले इसके गुणनखंड कीजिए। 2m को तोड़ोगे 2 गुणा में m, 2m स्क्वायर को तोड़ोगे 2 गुणा में m गुणा में m,
और 4m को तोड़ोगे तो 2 गुणा m। ठीक है, अब हमने देखना था कि इन तीनों में ही कौन है जो सार्व है, कौन है जो कॉमन है। मैंने देखा 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो एक जो सार्व, एक जो कॉमन चीज यहाँ पर आई वो है 2 और गुणा का निशान। m इसके पास भी है, एक m इसके पास भी है, एक m इसके पास भी है, तो m भी कॉमन आएगा। इसका मतलब 2m इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है कि 2m। 2m जो है वो क्या है, तो इन तीनों में कॉमन है, इन तीनों में सार्व है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा आप बताएं, किसी बच्चे को डाउट है कि क्यों ऑप्शन नंबर बी सही हुआ? नो मैम। नो मैम। अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ए भी गलत, सी भी गलत और डी भी गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। मैम फिर से समझा दो। ठीक है, फिर से इसको समझते हैं। देखिए, जब भी हमें पूछा जाए कि इनमें सार्व गुणनखंड कौन सा है या सार्व चीज कौन सी है, तो पहले हमने ध्यान में रखना है कि सार्व होता है कॉमन। ठीक है, सार्व क्या होता है? कॉमन। जैसे कि आप सभी में एक कॉमन चीज क्या है, आप सभी बच्चों में, कि आप सभी 9th क्लास के बच्चे हो, तो अगर आप में से कोई 10 बच्चे भी 9th क्लास के ना हो करके 10th क्लास के होते, तो मैं ऐसा नहीं बोल पाती कि आप सभी में कुछ चीज कॉमन है, कुछ चीज सार्व है। क्यों? क्योंकि आधे बच्चे 10th के हैं, आधे बच्चे 9th के हैं, तो कैसे कॉमन हुआ? तब कॉमन नहीं होता है ना। तो वैसे ही हमने ध्यान रखना है कि जब हमें सार्व पूछा जाए, हमें पूछा जाए बताइए इसमें कॉमन क्या है, तो जो जितने आपको संख्याएं दी गई हैं उन सभी में वो चीज होनी चाहिए। मुझे यहाँ पे 3 संख्याएं दी गई थी, तो इन तीनों के पास जो सेम चीज होगी, जो कॉमन चीज होगी, उसी को मैं सार्व कह पाऊंगी। ठीक है, तो अभी करते हैं ट्राई कैसे इसको निकाला जाता है। तो कुछ नहीं करना है, जो भी आपको संख्या दी गई होगी उसके आपने गुणनखंड बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसको तोड़ो। 2 गुणा m को मैंने तोड़ दिया, कॉमा, फिर इसको तोड़िए। तो कैसे तोड़ा जाता है? इनको बस हमने अलग अलग गुणा करके लिखना है। 2 का 2 गुणा में m की घात 2 है, m की घात 2 को अगर हमें सॉल्व करना हो तो हम m को 2 बार गुणा के रूप में लिखेंगे, क्योंकि घात में कितना था? घात में 2 था, इसलिए मैंने m को 2 बार लिखा। घात में 3 होता तो मैं m को 3 बार लिखती, घात में 4 होता तो मैं m को 4 बार लिखती, लेकिन घात में था 2, इसलिए मैंने उसको कितनी बार लिखा? सिर्फ 2 बार। अगले वाले को भी तोड़ो। तो पहले संख्या को तोड़ना होता है, 4 को तोड़ेंगे तो इससे निकल के आएगा 2 गुणा में 2, और m अकेला है तो m का m ही रह जाएगा। अब हमने इनके गुणनखंड निकाल दिए हैं। अब हम देखेंगे कौन सी चीज तीनों के पास है। मैंने देखा इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, तो पहली चीज कॉमन आ गई 2। फिर मैंने देखा इसके पास m है, इसके पास m है, इसके पास भी m है, तो दूसरी चीज यहां से कॉमन आ गई m। इनको आपस में गुणा कर दो, 2 गुणा m होता है 2m। ठीक है, तो बस ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। यही इसमें कॉमन था और यही हमसे पूछा गया था। हमने जब ऑप्शन में देखा तो 2m ऑप्शन में था, इसका मतलब यही हमारा सही उत्तर है। 2m है जो इन तीनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, चलिए तो अभी बढ़े आगे। यस कर लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन एक। तो अभी इसको हमने पिछली क्लास में भी किया था, इस क्लास में भी समझ लेते हैं फटाफट से। हमने देखा था कि हमारे पास 4 चीजें थी और हमें ये दिख रहा है कि चारों के पास एक चीज है जो सार्व है, कॉमन है। वो कौन है? वो है एप्पल। तो हमने क्या किया, जो चीज कॉमन होती है, जो चीज कॉमन है, सेब कॉमन है, उस सेब को हमने इन सभी से छीन करके बाहर लिख दिया, मतलब एक बार लिख दिया। सेब मुझे यहाँ पे 4 बार दिख रहा था, मैंने क्या किया, इसको 4 बार ना लिख करके बस एक बार लिख दिया। कहाँ लिखा? बाहर। ठीक है, तो आपके गणित के सवाल में, ध्यान से सुने, आपके गणित के सवाल में जो चीज कॉमन आएगी उसको आपने एक बारी बाहर लिख देना है, और उसके बाद आपने लगा देना है ब्रैकेट, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। ब्रैकेट लगा दिया तो अब जिसके पास भी सेब था, सेब को हटा देने पर उसके पास क्या क्या बच गया वो आपने लिखना है। जैसे कि देखो, जो पहली मेरी टर्म थी वो उसमें सेब और केला था, तो जब मैंने सेब को हटा करके एक बार बाहर लिख दिया है तो यहाँ पर अब मेरे पास क्या चीज बच गई? तो सिर्फ और सिर्फ एक बनाना या फिर केला। ठीक
है, और बात करें मैथ की तो साइन तो चिन्ह तो होंगे ही, तो साइन यहाँ पे आ गया माइनस का ही। यहाँ से सेब को हटा दिया, कॉमन चीज को हटा दिया था, तो यहाँ पर बच गया सिर्फ एक संतरा, यहाँ से हटा दिया तो सिर्फ एक अनानास, और यहाँ से हटा दिया तो सिर्फ एक स्ट्रॉबेरी। तो बस यही आपने अपने क्वेश्चन के साथ करना है, जो चीज कॉमन होगी बाहर लिख देना, उसके अलावा जो चीजें अंदर बच गई उनको बारी बारी अंदर लिखते जाना है। तो ये वाला एग्जांपल हम कर चुके थे, अभी हम करेंगे अगला एग्जांपल, इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है, ये वाला करते हैं। चलिए अच्छा ये भी शायद हमने कर लिया था ऐसा मुझे लग रहा है, फिर से इसको एक बार कर लेते हैं। 2x जमा 10, ये क्या है, ये एक बहुपद है, हमें कहा कि इसके गुणनखंड करो, तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, हर एक पद के अलग अलग गुणनखंड कीजिए। पहले इस 2x को तोड़ो, जब आप 2x को तोड़ के लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणा में x, ठीक है। उसके बाद 10 को तोड़ के लिखो, 10 मैंने यहाँ लिख दिया है, 10 को मैंने तोड़ के लिखा 2 गुणा में 5, ठीक है। अब बताओ इसमें कॉमन क्या है, 2 मैम 2 सार्व चीज है यहाँ पर 2, लेकिन हमारा सवाल यहीं पे खत्म नहीं हुआ, अभी हमने क्या करना है, इसमें से कॉमन चीज को बाहर लिखना है। तो मैंने देखा कॉमन तो मेरे पास 2 आ रहा है, तो 2 को मैंने बाहर लिख दिया और एक ब्रैकेट शुरू कर दिया। तो बताइए जब मैंने 2 को, अच्छा मैंने यहाँ पे इसके गुणनखंड नहीं लिखे, चलो इसके गुणनखंड यहाँ लिख लेते हैं, 2 गुणा x जमा 2 गुणा 5, ठीक है। 10 को मैंने तोड़ के किसके बराबर लिख दिया, 10 को मैंने तोड़ के लिख दिया 2 गुणा 5 के बराबर। अब कॉमन क्या था, कॉमन था 2, तो 2 एक बार लिख लिया, ब्रैकेट शुरू कर दिया। तो बताइए पहले पद के पास 2 के अलावा क्या बच रहा है, x। दूसरे पद के पास 2 के अलावा क्या बच रहा है, प्लस का 5, बस। तो आपका आंसर आ चुका है, +5। आपका आंसर आ चुका है, यही आपका फाइनल आंसर है। तो बस ऐसे आपने इनको सॉल्व करना है। तो अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में। मैम आगे फिर मल्टीप्लाई भी तो होगी इनकी। नहीं बेटा, मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हमारा उत्तर जो 10x है आएगा मैम। वापस मिल जाएगा, हमें हमारा उत्तर जो है वो वापस मिल जाएगा। तो अगर आपको गुणनखंड निकालने के लिए कहा जा रहा है तो आप यहीं पर रुक जाएंगे, लेकिन अगर आपको बोला है कि ये आपके गुणनखंड हैं, इसकी मदद से अपना क्वेश्चन निकालो, जो आपको क्वेश्चन दिया था वो निकालो, तब आपको इनको गुणा करना पड़ेगा। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, अभी इसमें इतना डीप नहीं जाते हैं। अभी बस आप इतना ध्यान रखिए, गुणनखंड निकालने को बोला जाएगा तो आपने ऐसा कॉमन चीज लेकर के जो अंदर बच रहा है बस वहीं पर रुक जाना है, ठीक है। चलो अभी एक क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे फटाफट से हम पोल में। तो एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है, 3ab जमा 15b। मैम इसमें कॉमन बी है, और भी बेटा, और भी कॉमन है, इसलिए पहले इसको 3 और b b है इसको तोड़े पहले बच्चों, गुणनखंड बनाइए। मैम, 3b आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड, 3b। देखो कैसे, 3 को तोड़ो, 3 को नहीं तोड़ सकते, 3 गुणा a गुणा b लिखेंगे, बीच में जमा का निशान है तो जमा का निशान लगा के रखो। 15 को तोड़ो, 15 किस में टूटेगा, 3 3 × 5 में, ठीक है। और b का b। अब मैंने देखा इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास b है, इसके पास भी b है, इसका मतलब बाहर आ जाएंगे 3b, और ब्रैकेट के अंदर कौन कौन रह गए, तो देखो इसको बाहर निकाल दिया, इसको बाहर निकाल दिया, कौन बच रहा है यहाँ पर, यहाँ पर मैम a + 5, a बच, जमा का निशान यहाँ पर देखें तो इसको भी हटा दिया, 5 ब्रैकेट बंद, इसको भी हटा दिया, a + 5 5 मैम 5 ब्रैकेट। बच्चों माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दे सभी बच्चे अभी के लिए, वॉइस नहीं जाएगी नहीं तो मेरी। इंद्रेश जी के नाम से जो बेटा माइक ऑफ कर दीजिए, ठीक है। हाँ तो ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब हमने कॉमन लिख लिया 3b, बेटा माइक ऑफ रखें अभी के लिए, जब हमने कॉमन लिख दिया 3b तो हम देखेंगे पहले पद के पास 3 और b को हटाने पर क्या बच रहा है, सिर्फ a बच रहा है, तो a लिख दो, है ना। जमा का निशान लगा दो, और दूसरे पद में 3 और b को हटाने पर क्या बच रहा है, तो 5 बच रहा है, तो उसको भी लिख दो। तो बस हमारा आंसर आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन पोल सेक्शन में, ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को समझ आया, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। तो अभी बढ़ते हैं आगे।
क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, बिल्कुल ही सिंपल सा है। 5x y बीच में है, जमा का निशान बाद में है 15 और y। तो बच्चों इसको तोड़ के इसके गुणनखंड लिखने के बाद ही फैसला लीजिएगा। जल्दबाजी और लापरवाही में अपना उत्तर गलत ना करें। अच्छे से कॉपी पे एक एक स्टेप हल करो, उसके बाद आंसर देना है पोल में, जो कि आपको अभी नजर आ जाएगा। चलिए, तो अभी बस थोड़ी देर में आपको पोल नजर आने वाला है। तब तक के लिए अपना आंसर जो है वो देख लें, किसको आप अपना आंसर मानने वाले हो। पोल ओपन हो चुका है। अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है तो जाइए अपना आंसर दे दीजिए। पोल तक पहुंचने के लिए क्या करना है, एक बार फिर सुन लो। आपको फोन में बिल्कुल नीचे 3 बिंदु दिख रहे हैं, उन 3 बिंदुओं पे क्लिक करो। फिर आपको बहुत से ऑप्शन दिखेंगे, आपने ऑप्शन क्लिक करना है एक्टिविटीज। एक्टिविटीज पे क्लिक करते ही आपको नजर आ जाएगा पोल एक्टिव। उस पे क्लिक करोगे तो आपको नजर आएंगे 4 ऑप्शन। ध्यान से पहले ही देख लो किस ऑप्शन में क्या लिखा है, किस ऑप्शन को आप चुनना चाहते हैं। फिर पोल में जाके उस ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे वोट पे भी क्लिक करना है। अगर आप ऑप्शन पे क्लिक करते हो लेकिन वोट पे क्लिक नहीं करोगे तो आपका आंसर मुझ तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए वोट पे जरूर जरूर क्लिक करना है। ठीक है, चलिए अभी कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन सॉल्व सभी करें। गुणनखंड बना दो। पहले तो 5 और x और y को तोड़ के लिखो, फिर 15 को तोड़ के लिखो, उसके साथ y है उसको भी लिखो। फिर देखो ऐसी कौन सी चीज है जो पहले वाले के पास भी है और दूसरे वाले के पास भी है, वही चीज कॉमन होगी, उसको बाहर एक बार लिख लो, है ना। जो चीज कॉमन आई उसको बाहर लिख लो। फिर ब्रैकेट लगा के जो पहले पद के पास बच रहा है, पहली टर्म के पास बच रहा है, वो चीज लिखेंगे, जमा का निशान लगाएंगे, और जो दूसरी टर्म के पास बच रहा है वो चीज लिखेंगे और अपना ब्रैकेट कर देंगे बंद, और वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो अभी 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास है 33 बच्चे मतलब 13 बच्चे अभी रहते हैं। तो 13 बच्चे अभी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, लेकिन मैं कह रही हूं कोई जल्दी नहीं है, आराम से अच्छे से हल करो, अच्छे से सॉल्व करो, उसके बाद ही बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके अपना आंसर दो। ठीक है, चलिए अभी 23 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 10 बच्चे अब रहते हैं, 32 बच्चे क्लास में है ना, 9 बच्चे सॉरी, चलो 8 बच्चे रहते हैं, 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी बच्चे काफी अच्छा कर रहे हैं। तो जिन 8 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है, बच्चों अपना आंसर दे दीजिए। 25 बच्चों के आंसर आ गए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी कोशिश कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। सही गलत तो बहुत बात की बात है, सही होगा या गलत होगा ये ना सोचे, सॉल्व करो और आंसर दो। ठीक है, चलो अभी 25 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट। तो जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है वो अपना आंसर 10 सेकंड्स के अंदर अंदर दे देना। ठीक है, 10, 9, 8, 7, आप कुछ कह रहे हैं बेटा सूरज? अच्छा, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो अभी 29 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके थे और अभी आपको रिजल्ट दिख रहा मैम होगा। आंसर भी है। ठीक है, ठीक है, आपको बेटा अभी माइक ऑफ रखें। आपको पोल में भी दिखा होगा कि कितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। 21। वेरी गुड, बहुत अच्छे, 21। 29 में से 21 बच्चों ने। तो देखते हैं ये सही आंसर है भी या नहीं, है ना, चेक करते हैं इसको। चलो, तो पहले तोड़िए, 5xy को तोड़ो। तो मैंने तोड़ के लिखा 5 गुणा x गुणा y। ठीक है, उसके बाद जमा का निशान था, जमा का निशान लगा दिया, और उसके बाद मैंने देखा कि 15 है, 15 को तोड़ेंगे हम फिर से 3 गुणा 5 में, और y का
गुणा y का गुणा y। अब मैंने देखा कि 5 इसके पास भी है और 5 इसके पास भी है, तो 5 कॉमन आ जाएगा। फिर मैंने देखा कि इसके पास y है, इसके पास भी y है, इसका मतलब कॉमन क्या आएगा, तो 5y कॉमन आएगा। ठीक है, ब्रैकेट शुरू कर दो। पहले पद के पास क्या बच रहा है अगर हम 5 और y को हटा दें? x प्लस में 3। x, पहले के पास x और दूसरे के पास इसको हटाने पर बच रहा है प्लस का 3। तो बस यही हमारा फाइनल आंसर है। तो देखें किसके पास ऐसा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ए गलत है क्योंकि 15 तो कॉमन आ ही नहीं सकता, क्योंकि 15 तो बड़ा है, 5 तो छोटा है, तो ए गलत हो गया। बी भी गलत है क्योंकि 3 कॉमन नहीं आ सकता, 3 इसके पास था लेकिन इसके पास तो नहीं था, इसलिए सी भी गलत है। और बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो ये भी गलत है क्योंकि एक्स और वाई दोनों कॉमन नहीं आ सकते, एक्स सिर्फ इसी के पास है, इसके पास तो एक्स है ही नहीं, तो ये कहां से बेचारा एक्स लेके आएगा, है ना। तो इसलिए एक्स वाई भी कॉमन नहीं है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अभी बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन आपको आने वाला है पोल सेक्शन में ही, पर उसके लिए एक क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि किसी व्यंजक के या किसी बहुपद के गुणनखंड कैसे बनाने हैं। अब हम सीखेंगे कि गुणनखंड आपको दिए हुए हैं, उससे व्यंजक या उससे अपना क्वेश्चन कैसे बनाना है। तो मान लो आपको कहा कि एक व्यंजक है, उसके पास जो चीज कॉमन निकली वो 5x कॉमन निकली थी, और अंदर था उसके x जमा xy जमा xyz, या x स्क्वायर कर लेते हैं इसको और इसको x क्यूब। ठीक है, ये तो अब ये कह रहे हैं कि आप बताओ कि प्रश्न क्या रहा होगा। अगर उत्तर ये है, अगर उत्तर ये आ रहा है, तो बताइए प्रश्न क्या रहा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। जो चीज, बच्चों ध्यान से सुनिए, जो चीज ब्रैकेट के बाहर लिखी गई होती है वो चीज अंदर जो है बारी बारी सभी के साथ गुणा करेगी। ध्यान से मेरी बात सुनना, सभी के साथ गुणा करेगी। मतलब ये कि ये जो 5x है, पहले ये x के साथ गुणा करेगा, फिर यही 5x जो है वो जाकर के x स्क्वायर y के साथ गुणा करेगा, फिर यही 5x जो है वो जाकर के x की घात 3yz के साथ भी गुणा करेगा। क्यों? क्योंकि जब हम कॉमन लेते थे तो क्या हम 1 से कॉमन लेते थे या 2 से कॉमन लेते थे? नहीं, हम तो जितनी संख्याएं दी हैं तीनों से कॉमन लेते थे। तो इसका मतलब ये 5x इन तीनों के पास था, तभी इन्होंने इसको बाहर कॉमन लिया होगा। ठीक है, अभी करते हैं इसको सॉल्व, तो देखते हैं क्या इसका आंसर आएगा। पहले 5x को लो, क्वेश्चन रिटर्न, माइक ऑन करके बोल दे बच्चों क्या आप बोल रहे हैं। मैम जी एक बार दोबारा समझा दो। ठीक है, दोबारा इसको समझते हैं। देखो आपसे, हाँ जी बेटा। मैम ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5x को x से, तो फिर 5x स्क्वायर आ जाएगा ना। हाँ जी, हाँ जी, 5x स्क्वायर। अच्छा, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में देखो मैंने मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक मिनट देखिए, क्वेश्चन में क्या है। पहले आपको क्वेश्चन दिया था कि इसको हल करके इस तरह से लिखो। अब आपको क्वेश्चन दिया है कि ये चीज आपको गिवन है, आप इसको वापस से ऐसा बनाओ। ठीक है, उत्तर आपको दिया गया है, इस बार आपने बताना है कि ये किससे बन के आया है। तो हम क्या करते हैं, मैंने कहा कुछ नहीं करना है, बस अंदर जो है वो बारी बारी से गुणा कर देना है। कौन गुणा करेगा? जो बाहर लिखा गया है, जो चीज ब्रैकेट के बाहर लिखी जाती है उससे हम बारी बारी अंदर वाली चीज को गुणा करते हैं, तो हमें हमारा उत्तर मिल जाता है। 5x की गुणा पहले x से होगी, फिर इसी 5x की गुणा इससे होगी, फिर इसी 5x की गुणा इसके साथ भी होगी। ठीक है, गुणा करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले अपना 5x लिखिए और इसकी गुणा कर दीजिए अपनी पहली टर्म मतलब कि x के साथ। ठीक है, उसके बाद चिन्ह की बात करें तो जो चिन्ह यहाँ पर है उसी को यहाँ लिखो। जमा का चिन्ह था, जमा लिख लिया। इसी 5x को अब गुणा करो इसके साथ। 3 चीजें हैं तो तीनों के साथ गुणा करना है बच्चों, एक को भी मत भूलना। फिर से जमा का निशान है तो फिर से जमा का निशान लगा दो। दोबारा से 5x को उठाओ और इसकी गुणा कर दो अब किसके साथ, तो x की घात 3yz के साथ। x की घात 3
YZ के साथ इसकी गुणा हमने करनी है। तो गुणा कैसे किया जाता है? बिल्कुल सिंपल है। गुणा करने के लिए संख्या की गुणा संख्या से करो, चर की गुणा चर से करो। अब यहाँ पे हमने देखा कि 5 था, 5 के साथ गुणा करने के लिए कोई अंक ही नहीं है, कोई संख्या ही नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास हमेशा 1 होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि इसके साथ 1 है। लिखेंगे नहीं, मानेंगे कि इसके साथ 1 है। ठीक है, तो 5 की गुणा 1 से की तो आ गया 5, x की गुणा x से की तो आ गया x की घात में 2। ध्यान दे बच्चों, बहुत जरूरी बात है, किसी चर की गुणा उसी के साथ करते हैं तो उत्तर घात में आता है, x स्क्वायर में आंसर आएगा। ठीक है, अभी पोल में बेटा एक ही क्वेश्चन हुआ है, 2 क्वेश्चन हुए थे, एक रिवीजन का और एक क्लास का। ठीक है, और जमा का निशान अब यहाँ पे भी वही करना है। 5 की गुणा के लिए संख्या तो है ही नहीं, संख्या हमने मान ली 1, 5 एकम 5 आ जाएगा। x की गुणा x की घात 2 से करो तो कितना आएगा, कौन बताएगा? मैम x का क्यूब, x का क्यूब या फिर x की घात 3। ठीक है, x की घात 3 और y का y ऐसे का ऐसा। फिर लगा देते हैं जमा का निशान और यहाँ पे बताइए तो इसको गुणा करके क्या आया? जिसने भी गुणा किया होगा बताएं बच्चों। 5x पावर यहाँ पे आएगा 5x की पावर 4 मल्टीप्लाई में y मल्टीप्लाई z। हाँ, या फिर सिर्फ YZ ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई ना लिख के ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो बस Yes, ma'am. ये था हमारा आंसर। तो अभी गलती कहाँ करते हैं, तो गलती भी सुन लो। गलती बच्चे ये करते हैं कि गुणा तो कर लेंगे पर इसकी घातों पर ध्यान ही नहीं देंगे, ध्यान ही नहीं देंगे कि पावर में कितना आना चाहिए। तो ये गलती मत करना। एक छोटा सा एग्जाम्पल और कर लेते हैं, फिर करेंगे हम क्वेश्चन पोल सेक्शन में। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल, बाहर है h, बाहर h है, अंदर है h की पावर 2 और साथ में b। उसके बाद h, चलो यहाँ पे 6 लिख लेती हूं मैं, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर है h की पावर 5 c और यहाँ पर है सिर्फ 9। ठीक है, तो गुणा करने के लिए मैंने क्या कहा, बाहर वाली संख्या बारी बारी से अंदर गुणा करेगी। पहले 6h ने 6h ने गुणा किया किसके साथ, 2h स्क्वायर b के साथ। फिर जमा का निशान है, जमा का निशान लगा लो। फिर यही 6h जो है वो अब गुणा करेगा इसके साथ, किसके साथ, तो 3h की घात 5 c। फिर जमा का निशान है, जमा का निशान लगा लो। फिर यही 6h जो है वो गुणा करेगा 9 के साथ। तो करते हैं गुणा। जब आपने 6 की गुणा 2 से की तो 6 दूनी आ गया 12, h की गुणा h स्क्वायर से की तो आ जाएगा h की घात में 3 b का b। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो 6 की गुणा 3 से की तो 6 3 18, h की गुणा h की घात 5 से करेंगे तो आ जाएगा h की घात 6, c का c और फिर से जमा का निशान और यहाँ पे 9 6 54 और h का h। क्योंकि यहाँ पे क्यों 3 आया, क्यों 6 आया, क्योंकि जब भी कोई सेम चीज हो और उसकी घातें जो है वो अलग अलग हो और वो गुणा हो रहे हो तो अपने h को एक बार लिखो और घातों को जो है वो जमा कर दो। तो h आ गया यहाँ पर 5। ठीक है, वही हमने किया। तो अभी देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं पोल में, कितने बच्चों को डाउट है, कितने बच्चों को समझ आ गया, उससे हमें पता लग जाएगा। बस ध्यान रखना घातों का, h था यहाँ पर, h की घात 1 थी, यहाँ पे h की घात 2 थी तो बन गई 3, यहाँ पे h की घात 1 थी, यहाँ पे h की घात 5 है तो ये बन गई 5 जमा 1 6। ठीक है, चलो अभी करते हैं क्वेश्चन क्योंकि 6 मिनट है हमारे पास। अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि अगर किसी बीजीय व्यंजक के गुणनखंड हैं 3x और 7yx जमा 10y जमा 3, तो बताओ कि आपका जो व्यंजक है, जो बीजीय व्यंजक है वो क्या रहा होगा। आपका प्रश्न क्या रहा होगा कि उत्तर आपका ये आए। तो वही सिंपल सी बात, हिंट सुन लो फिर से। पहले 3x की गुणा इसके साथ करो, फिर इसी 3x की गुणा इसके साथ करो, पूरे की 3x की पूरे की गुणा, फिर इसी की गुणा आखिरी वाले के साथ भी करो। ठीक है, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। फिर आप अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हो।
चलिए अभी पोल आपको नजर आने वाला है थोड़ी देर में, तब तक के लिए सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन अच्छे से और उसके बाद ही आंसर देना है। गुणा बच्चों ध्यान से करना, घात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो पोल अभी हो चुका है ओपन, सभी बच्चे जाएं अपना आंसर दे दे। 5 मिनट है आपके पास, 4 मिनट रखते हैं चलो, क्योंकि आंसर भी बताना होता है, तो 1 मिनट मुझे लग जाएगा, बाकी आप अपना आंसर दे सकते हैं। तीन बच्चों के आंसर आ चुके हैं, सभी बच्चे अपना अपना आंसर दें। क्लास में हमारे पास अभी 29 स्टूडेंट्स हैं, 29 बच्चे हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद ही आंसर देना, तुक्का कोई नहीं लगाएगा, आराम से सॉल्व करो। अगर क्लास की टाइमिंग 5 मिनट और करनी होगी तो और कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आंसर सभी करें, ठीक है। ठीक है, ठीक है, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। सात बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। सभी ट्राई करें, सही होगा गलत होगा बात की बात है, कोशिश जरूर कीजिए। जितना आप कोशिश करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही आपके ये क्वेश्चन क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे, ठीक है। क्योंकि मैथ क्या है, मैथ तो बस वही है, जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना अच्छा आता जाएगा। तो 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास अभी 28 स्टूडेंट्स हैं, 28 बच्चे हैं, जिसमें से 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। 14 बच्चों के आंसर आ गए, वेरी गुड, वेरी गुड। 15 बच्चों के आंसर आ गए, 16 बच्चों के आंसर आ गए, बहुत अच्छे। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए 29 स्टूडेंट्स क्लास में, अभी 17 बच्चों के आंसर आ गए, बहुत अच्छे। सभी बच्चे मैम, 2 कोशिश मिनट कीजिए। स्लो चल रहा है तो पेंडिंग पे है। जी बेटा, मैम मैंने वोट तो कर दिया, लेकिन वो नेट स्लो चल रहा है, इसलिए जा नहीं रहा है, टाइम लग। अच्छा उसको, अच्छा कोई बात नहीं, देखते हैं अभी, अगर हो जाएगा तो बता देना, ठीक है। जब वो चला जाएगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलो अभी 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 10 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो जिन 10 बच्चों ने आंसर नहीं किया वो भी अपना अपना आंसर दे दो। गुणा करना है, पहले 3x को 7yx से गुणा कीजिए, फिर 3x को 10y से गुणा कीजिए, फिर 3x को ही 3 से भी गुणा कीजिए। जब आप गुणा करोगे तो उसकी घात का ध्यान रखना, और आपको आपका आंसर जो है वो इन्हीं 4 ऑप्शन में से किसी एक में मिल जाएगा, ठीक है। 2 मिनट है अभी हमारे पास, फटाफट से करें बच्चों, 2 मिनट में अपना आंसर कोशिश करें कि हो पाए, ठीक है। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 9 बच्चे अब रहते हैं जिन्होंने अपना आंसर नहीं किया है, तो वो भी अपना आंसर कर लीजिए। 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सॉरी, 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं। मैम चला गया, यहाँ से हो गया। ओके बेटा, ओके। चलो 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो अब हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। 6 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, वो भी अपना आंसर इन 10 सेकंड्स में कर देना, ठीक है। 23 बच्चों के आंसर आ गए हैं, बहुत अच्छे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल अभी हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे। 25 बच्चों के आंसर आ गए, और किस ऑप्शन को सबसे ज्यादा बच्चों ने चूज किया है? डी को। तो चलिए देखते हैं फटाफट से कि आंसर है भी या नहीं, फटाफट से चेक करते हैं। बिल्कुल, तो मैंने क्या कहा, पहले 3x को उठाओ और उसको गुणा करो 7yx से, फिर इसी 3x को फिर से उठाइए और गुणा कर दीजिए 10y से। मैम डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बेटा चेक करते हैं, लेकिन चेक भी करना होगा, तो फिर इसी 3x को लिखिए और इसकी गुणा कर दीजिए अब 3 से, ठीक है। फटाफट से गुणा करते हैं। 7 3 होता है 21, x की गुणा x में की तो आ गया x स्क्वायर, y रह गया अकेला, तो ऐसे इसको लिख दिया। अब बात करते हैं अगले ऑप्शन की, तो अगले इसको मतलब मल्टीप्लाई करने की, तो 10 3 होता है 30, x में y की गुणा करेंगे तो आ जाएगा xy। अब बात करते हैं आखिरी
तो 3 की गुणा 3 में की, 3 3 9 और x का x, ठीक है। तो 21x² y, 30xy और 9x, ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, तो इसलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी, बी और ए गलत है। सी गलत क्यों है? क्योंकि x का स्क्वायर नहीं किया। बी गलत क्यों है? क्योंकि y का स्क्वायर कर दिया। ए गलत क्यों है? क्योंकि x ही नहीं है, बस इसलिए। हाँ, ऑप्शन नंबर डी गलत है और सॉरी डी सही है, बाकी गलत है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को रखते हैं हम यहीं तक। आज की क्लास को लेकर के किसी भी स्टूडेंट के मन में कोई भी डाउट है तो क्लास में बने रहें, मुझसे पूछें, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को कर सकते हैं। सभी बच्चों को गुड नाइट, सभी बच्चों को बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।